अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कनाडा की वीज़ा रिफ्यूज़ल की अपील किस तरह की जाती है, जिसको हम रिकंसिडरेशन कहते हैं। क्या सभी को उनके वीज़ा रिजेक्शन के बाद, रिफ्यूज़ल के बाद अपील में या रिकंसिडरेशन में जाना चाहिए, या समटाइम जिनकी अपील जो होती है ऑटोमेशन के थ्रू आती है या ऑटोमेटिक जो उनकी रिफ्यूज़ल आता है उनको अप्लाई करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये अपील किस तरह होती है या किस पोर्टल पे, किस लॉगिन पे आपने किस तरह एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, और उसके बाद उस सबमिशन के साथ जो आप रिकंसिडरेशन की अपील करते हैं इसके साथ कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बात अंडरस्टूड है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं जो आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ये हम क्लियर कर लें। प्रोसेसिंग टाइम मोस्टली आपके बायोमेट्रिक के बाद होता है। सम रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ एप्लीकेंट्स ने बायोमेट्रिक भी नहीं दी होती, लेकिन उनकी ऑटोमेटिकली फीस डिपॉजिट के बाद या सबमिशन के बाद, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो कुछ लोगों का बायोमेट्रिक के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन या विद इन वीक या 10 डेज या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर ही ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ल आ जाता है, जिसके ऊपर 179 भी होता है, या आपका जो पर्पस ऑफ स्टे विजिट है वो नॉट रिलायबल नहीं है, ये मेंशन होता है। अब सवाल ये है कि क्या इनमें स्पेसिफिक कैटेगरी में किन लोगों को अपील करनी चाहिए या रिकंसिडरेशन में जाना चाहिए, या जो लोग विलिंग होते हैं कि नहीं हमें दोबारा ट्राई करनी है, क्या वो दोबारा ट्राई करें या वो नई एप्लीकेशन लॉन्च करें, और एप्लीकेशन कब लॉन्च करें। ये जिन लोगों की ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ल आता है उन लोगों को डेफिनेटली, अगर वो समझते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनकी प्रोफाइल लो प्रोफाइल नहीं हाई प्रोफाइल है, लेकिन उनको ज़रूर अपील करनी चाहिए। ये अपील का तरीकाकार या रिकंसिडरेशन का तरीकाकार यही होता है कि उनकी जो आपका वेबसाइट है उसके ऊपर एक वेब फॉर्म होता है, जिसका हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ये वेब फॉर्म सबसे आपसे कुछ माइग्रेटरी क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आपसे पूछते हैं आपने वीज़ा कौन सा अप्लाई किया है, उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन नंबर है, UCI नंबर है, वो पूछते हैं। जब आप उसको अंदर डाटे को फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा फैच हो जाता है। उसके बाद एक कमेंट्स बॉक्स होता है जिसके अंदर आप 1500 वर्ड्स की एक कमेंट्स या अपना जो केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको कट पेस्ट भी कर सकते हैं या आप उसको प्रोफेशनली से टाइप करके भी बयान कर सकते हैं कि आपको ये एलिगेशन, ये ऑब्जेक्शन लगी है, ये आर्टिकल है और इसकी बेस पे ये मेरा जवाब है। जब आप वो 1500 वर्ड्स की ऑनलाइन आप उसको सबमिशन कर देते हैं, नीचे ऑप्शन होती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इसमें बेसिकली वही है कि जो आपकी जो ऑब्जेक्शन होती है इसको आपने जस्टिफाई करना होता है, इसको आपने प्रूव करना होता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने बताया कि मैं 79 बी है कि मेरे कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग ट्राइज नहीं है और मेरे पास या इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है या मैं स्किप हो जाऊंगा। इसको आपने स्ट्रॉन्गली फर्मली एक केस पुट करने के बाद आपने उसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में अटैच कर देना होता है। उसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपका पाकिस्तान के अंदर बहुत ही रिलायबल स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, आपकी रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, आपके अंडर सुपरविजन में या आपकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, आप जस्ट आपकी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, आप इन चीज़ को पॉइंट्स को हाईलाइट करें और उन चीज़ को मेंशन करें। इसके बाद अगर आप कहते हैं जी आपका जो बाकी टाइज़ हैं आपके कंट्रीज़ के साथ या रिलायबिलिटी नहीं है, आप उसको भी जस्टिफाई करें कि आप इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ में सफ़र कर चुके हैं, आप उनके साथ वीज़ा जो है आपके प्रीवियस वीज़ा, इसके अलावा एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स वगैरह या आपके माने कि आपके पास बोर्डिंग पास हैं, वो भी आप साथ में अटैच करके एक सिंगल फाइल PDF फॉर्म में उसको अपलोड कर सकते हैं। सम केसेस में ऐसा होता है कि आपको जस्ट यही एक आता है कि आपके जो फाइनेंशियल टाइज हैं वो वीक हैं, तो आप बेहतर ये है कि आप उनको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको अपडेट करें, या बैंक स्टेटमेंट अपडेट करने के बाद अगर आपका और भी सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो अगर आपका जॉब होल्डर है या बिजनेस है, ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक आपको कहीं से रेंट आ रहा है, आपके स्लीपिंग पार्टनर है, या आप किसी भी और फर्म से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या आपको कहीं से शेयर मिले हैं, या आप एनुअली या मंथली आपको इनकम आ रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी साथ में जरूर लगाएं। ये एक फाइनेंशियल टाइज और जो आपको 2 से 3 जो आर्टिकल के ऊपर है उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई है उसकी जस्टिफिकेशन है। अब सबसे पहले जब आप ऊपर नाम पुट करते हैं, वेब फॉर्म के ऊपर नाम पुट करते हैं, तो आप अपना UCI नंबर पुट करते हैं। एप्लीकेशन के बाद ऑटोमेटिक डाटा आपका फैच आ जाता है। उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में आपने 1500 वर्ड्स का अपने केस को रिप्रेजेंट करना होता है, आपने जो एक्सप्लेन करना होता है कि आपको रिफ्यूज़ल इस वजह से आया है, और उसके अल्टरनेट में रिस्पॉन्स ये है, तो आप उसके एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर नीचे जो सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। सवाल यहाँ कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स जो पहली
एप्लीकेशन में अटैच किए होते हैं दोबारा लगाना चाहिए, उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे एविडेंस जो लो एविडेंस थे या उनको वो एविडेंस आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उसको एक सिंगल फाइल की शक्ल में अपलोड कर दें ऑटोमेटिकली। तो साथ में आपने अपना रिफ्यूज़ल लेटर ज़रूर भी अपलोड करना होता है ताकि उनको आइडिया हो जाए कि आपने जो उन्होंने एलिगेशन लगाई है आपके ऊपर, एलिगेशन के बाद उसके अल्टरनेट आप उसमें रिस्पॉन्स में आपने उनको एक्सप्लेन कर दी है, आपने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी है। ये वो तरीकाकार, इसके लिए कोई फीस नहीं होती। आप जब एक दफ़ा इसको अप्लाई कर देते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं कमेंट्स में या अपनी पूरी एक टाइपिंग करने के बाद आप उसको अपना केस को फॉरवर्ड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको ईमेल आ जाती है, ऑटोमेटिक मेल होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमें आपकी जो केस इंक्वायरी की है वसूल हो चुकी है, कुछ देर बाद आपको अपडेट करेंगे। तो फिर अगर उनको समझते हैं कि आपकी जो साज़ाती हुई है या आपका जो डिसीजन वो सही नहीं है या अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको फिर दोबारा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिमांड भी कर सकते हैं या फाइनली फिर दोबारा आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाती है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। इस हवाले से कोई ऐसा फीस नहीं है, कोई ऐसा इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, लेकिन आप जस्ट एक रिकंसिडरेशन की अपील करते हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी आपकी एप्लीकेशन को दोबारा ओवरव्यू किया जाए। ये जो वेब फॉर्म है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, आप उसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद अपने सारा डाटा पुट करने के बाद, इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपके केस को मजबूत कर सकते हैं, उनको अपलोड करिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अहम लास्ट में बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आपका केस अभी अपील में आपको कंसिडर नहीं किया जाए या रिकंसिडरेशन आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, तो आप मिनिमम 4 से 5 या 6 माह बाद दोबारा अप्लाई करें। दोबारा अप्लाई करने वो वीज़ा, उसकी वीज़ा फ़ीस डेफिनेट नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर बायोमेट्रिक फ़ीस इंक्लूड नहीं होती, उसमें आपका जम्पशन हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आप बायोमेट्रिक दे चुके हैं और बायोमेट्रिक 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। नेक्स्ट जब अप्लाई करते हैं, लेकिन मिनिमम आपको क्योंकि 4 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है, कम से कम 4 से 6 माह बाद अप्लाई करें ताकि अपनी जो फाइनेंशियल टाइज हैं या अपने जो दूसरे कंट्री टाइज हैं, सोशल टाइज, उनको मजबूत बना दिया जाए। ये वो सारा प्रोसीजर है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा इसकी जो स्क्रीनशॉट है कि इस तरह अपील होती है या आपको ऑटोमेटिकली इस तरह रिस्पॉन्स आता है या उसके रिस्पॉन्स में ये ईमेल आती है और ये वेब फॉर्म होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।